अब कर रहे हैं स्टार्ट क्लास, है ना। देखो ये कर दिया मैंने सही, है ना, काट दिया। अध्याय एकादश दोष आदि विज्ञानी है। अपन ने स्टार्ट किया था कल चैप्टर 11 नॉलेज ऑफ दोष। दोष के साथ अपन ने क्या करा था, दोष धातु मल जो शरीर के मूल हैं, मतलब जिनसे अपनी बॉडी मिलके बनी है, वो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया। तो दोष वाला अपन ने कर लिया था। प्राकृतिक लक्षण या फंक्शन जो भी अपन ने कर लिए थे, लक्षण बोल दो या फंक्शन बोल दो एक ही बात है। फिर विकृत अवस्था, जैसे डिफॉर्मिटी या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर उनकी चिकित्सा भी कर ली थी अपन ने। उसके बाद में अपन ने धातु स्टार्ट की थी। धातुओं के जो नॉर्मल फंक्शन है वो अपन ने देख लिए थे। प्रत्येक धातु का ये श्लोक इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। फिर धातुओं के विकृत लक्षण कर रहे थे, इंक्रीज और डिक्रीज वाले। रस रक्त मांस वाले यहाँ तक अपन ने कर लिए थे। रक्त तक किया था ना, मांस थोड़ी किया था। हेलो। यस सर, मास करना। हाँ, मांस से स्टार्ट करेंगे, तो आज यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी मांस। तो अब मांस में विकृति किस तरीके से होती है, तो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में या घट जाएगा। तो देखो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, गलगंड। अब गलगंड आप जानते हो कौन सा रोग होता है, गले का रोग होता है, ठीक है। अर्बुद, अर्बुद यानी कैंसर, गांठें पड़ने लग जाएंगी जगह जगह, ठीक है। तो अर्बुद। वृद्धि, अब देखो वृद्धि का वर्ड है कि अत्यधिक वृद्धि, आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। अब मांस बढ़ेगा बॉडी में तो भारी तो बनेगा ही ना, तो मतलब पूरे शरीर में वृद्धि होगी, मतलब पूरे शरीर में मोटापा छा जाएगा। ग्रंथि, अब देखो ये अर्बुद है और ये ग्रंथि है। अब समझो दोनों को। अर्बुद किसके लिए आता है, कैंसर कारक के लिए, जो मतलब जगह जगह गांठें हो जाती हैं, मतलब आज यहाँ कल वहाँ पे पहुँच गई। और ग्रंथि एक स्थायी गांठ होती है कि एक जगह मतलब मांस का एक लोथड़ा होता है ना, मांस की एक गांठ बन जाती है स्थायी जगह, वो होती है ग्रंथि। अधिमांस, अधिमांस यानी क्या होता है कि मांस के ऊपर मांस, ठीक है। जैसे कि एक पिंडा सा बन जाता है मांस का। गांठ अलग होती है, ग्रंथि अलग होती है, अधिमांस अलग होता है। अधिमांस का मीनिंग है कि एक तरीके से मांस के ऊपर मांस चढ़ना, मतलब ओवरलेप होना मांस का, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बन रहा है, अब ज़्यादा बनेगा मतलब इंक्रीज हो गया ना, वृद्धि जन्म में पढ़ रहे हैं अपन, तो मांस के ऊपर मांस ओवरलेपिंग होती है इसमें अधिमांस में। उदर वृद्धि, उदर वृद्धि का मतलब है पेट बहुत मोटा हो जाएगा, लटक जाएगा। जैसे हम लोग ना थुलथुले हो जाते हैं, एक तरह से मोटे व्यक्ति हो जाते हैं, आपने देखा उनका पेट, तो उदर वृद्धि, उदर यानी पेट होता है। तो ये सब मांस वृद्धि में होता है, वृद्धिजन लक्षण, ठीक है। अब देखो 6 जन लक्षण में क्या आएगा, इंद्रिय दुर्बलता, जो आपकी इंद्रियां हैं, सुनने की, देखने की, सूंघने की, ठीक है, स्वाद टेस्ट करने की, उनमें कमजोरी आ जाएगी। ना आपको अच्छा दिखाई देगा, ना अच्छा सुनाई देगा, मतलब एक तरीके से शीतल हो जाएंगी इंद्रियां, ठीक है। गंड स्पीक, अब इसमें दो वर्ड है। गंड यानी होता है गाल, जो अपने गाल है ना वो, और स्पीक यानी हिप रीजन, ठीक है। तो हिप, जहाँ पे अपने जो मसल्स हैं, हिप रीजन कितनी मसल्स हैं, मोटी मोटी रहती है ना, तो गंड स्पीक शुष्कता, मतलब गाल और जो अपना हिप रीजन है, ठीक है, वो सूख जाएंगे, मतलब वहाँ पे जो मांस था, जो मतलब फैट जमा हुआ था, एक तरीके से वो खत्म हो जाएगा, सूख हो जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। गाल चिपक जाते हैं ना किसी व्यक्ति के, वैसे वैसे ही हिप रीजन, जो अपने जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं हिप रीजन पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी सूख जाएगी एक तरीके से। और संधि वेदना, ठीक है, पेन इन जॉइंट्स, और अपने जॉइंटों में दर्द होगा, ठीक है। ये होते हैं 6 जन के लक्षण, किसके हैं, मांस के, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तीन धातु हो गए, रस रक्त मांस। रस रक्त अपन ने कल कर ग्रंथि लिया क्या था। होता है सर? क्या बोल रहे हो, ग्रंथि। ग्रंथि मैंने आपको बताया था, अर्बुद तो होता है चलने वाला, ठीक है। ग्रंथि होता है स्थायी गांठ, स्थायी गांठ। जैसे कैंसर गांठ एक तो होते हैं मेलेंगिनेट, एक नॉन मेलेंगिनेट। वेनाइन, वेनाइन। हाँ, वो इस तरीके से ग्रंथि, ठीक है। तो ये आयुर्वेद के वर्ड है, इनको आपको ध्यान रखना है बस, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आता है। अब देखो मेद, मेद में वृद्धिजन सर लक्षण। एक क्वेश्चन, हाँ, सॉरी सर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने बताया ग्रंथि, सर ये लीम्फ ग्लैंड का फूल जाने को भी इसके अंदर में हम इसको जुड़ेंगे कि नहीं सर? कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हो आप, सर हमारे लिम्फेटिक लसिका तंत्र का जो फूल जाती है, गलगंड जैसे बन जाती है सर, उसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें? इंक्लूड करेंगे मेरा अपन। क्वेश्चन देखो ये इसमें है सर। सारी जितनी भी वृद्धि है ना, वो सारी इसमें इंक्लूड हो गई। गलगंड आ गया, अर्बुद आ गया, वृद्धि आ गई, ग्रंथि आ गई, तो जितनी भी ओके शरीर सर। में वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड हो गई मांस की वृद्धि में, ठीक है। तो इसमें भी इंक्लूड करेंगे इसको। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब देख तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेद, अगला धातु कौन सा है, मेद।
मतलब एडिपोज टिश्यू। तो वृद्धि जन्म में देखो और क्षय जन्म में देखो। पहले वृद्धि की बात करो। मांस के समान ग्रंथि आदि, जैसे मांस में हुआ था ना, जैसे कि मांस में ये हुआ था, ये भी सेम इसमें भी होगा। समझो इस चीज़ को, इसने लिखा है कि मांस के समान ग्रंथि आदि, मतलब इनमें बढ़ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे बताया था अपन ने, देखो कि भाई मांस के समान तो गलगंड भी हो जाएगा, अर्बुद भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी। किस में मिलेंगी? मेद में। ठीक है। थोड़े परिश्रम में थकावट, आदमी थोड़ा सा काम करेगा, ठीक है, उसको कोई काम किया, जैसे बोलते हैं कि खड्डा खोदना है, कुछ मेहनत करनी है, बाजरा काटना है, गाँव के व्यक्ति है ना, वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा तो सांस भर गया। ठीक है। कुछ थोड़े परिश्रम से थकावट, और देखो फिर वो श्वास वाला अगला आ गया कि थोड़े से काम में उसकी सांस फूलने लग जाती है, तो श्वास। हम देखो स्पीक, स्पीक यानी जो अपना हिप रीजन है जहाँ पर अपना इंजेक्शन लगता है ना, वो। ठीक है। उधर स्तन लटकते हैं। अगर मेद बढ़ जाएगा तो जो अपना स्पीक है उधर यानी पेट है और स्तन, ये तीनों चीज बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं ना बिल्कुल। कौन है ये? जे बी पारावर, अपना माइक ऑफ करो। ध्यान रखा करो, माइक ऑफ रखा करो ना। अब देखो, जो देखो थोड़े परिश्रम से थकान होने लग जाएगी, और स्पीक, स्पीक यानी जो हिप रीजन पे जहाँ पे इंजेक्शन लगता है उधर अपना जो पेट है और जो स्तन है, ठीक है, वो तीनों चीज़ बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, जैसे कि एकदम क्योंकि वृद्धि है तो ज़्यादा एकदम मतलब लटकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कोई ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत मोटा हो जाता है, जैसे कि कोई बहुत अति मोटा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी आपने देखा होगा कि ऐसे खाल ऐसे लटकती रहती है, वैसी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है मेद के। ठीक है। अब छह जन्म में देखो, कटी में शून्यता, कटी क्या होता है? कमर। ठीक है। कटी यानी कमर में शून्यता। अगर मान लो कि छः हो गया, किसका? मेद का, तो आपकी जो कमर है उसमें शून्यता आ जाएगी। मतलब एक तरीके से अपन लगाते हैं ना शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं ऑपरेशन करने से पहले, कि कोई सेंसेशन अनुभव नहीं होगा, दर्द दुख ठंडा गर्म कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, वैसी स्थिति हो जाएगी कटी में शून्यता। प्लीहा वृद्धि, जो अपना स्प्लीन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, मतलब उसकी साइज बढ़ जाएगी। और अंगों में क्रस्ता, अंगों में क्रस्ता का मतलब है जितने भी आपके अंग हैं, हाथ पैर, ठीक है, चेहरा गर्दन जितने भी हैं, उनमें क्रस्ता मतलब पतलापन आ जाएगा। अब एक वर्ड आता है प्लीहो वृद्धि कृसंगता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो प्लीहो वृद्धि और कृस अंगता किस में पाई जाती है? मेद के छः में पाई जाती है। देखो प्लीहो वृद्धि है और अंगों में कृस्ता, तो इसको संस्कृत में पूछते हैं कि प्लीहो वृद्धि कृसंगता से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से बताओ, कौन से रोग में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, बस ये वर्ड देंगे आपको, प्लीहो वृद्धि कृसंगता। तो प्लीहा वृद्धि मतलब प्लीहा में वृद्धि, और अंगों में कृस्ता किस में पाई जाती है? मेद के छह जन्य के लक्षणों में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी संस्कृत भी मेंशन कर दी। अब करेंगे अस्थि, बोन टिश्यू। जैसे कि अधि अस्थि, मतलब वृद्धि जन्म में देखो पहले अधि अस्थि, अधिदंत और अस्थि वृद्धि। अधि का मीनिंग क्या होता है? अधि अस्थि और अधिदंत मतलब दांत के ऊपर दांत आना और अस्थि के ऊपर अस्थि आना, बोन के ऊपर बोन छटना। ठीक है। जैसे बोलते ना कि किसी व्यक्ति को देखा होगा ना आपने, एक मिनट रुको, श्रीमिष्ठा में बताता हूँ, है ना। अधि अस्थि यानी जैसे कि बोन के ऊपर बोन ओवरलेप हो गया, वृद्धि है ना, क्योंकि बोन बहुत ज़्यादा है। अधिदंत दांत के ऊपर दांत, और अस्थि वृद्धि सामान्य से नॉर्मल साइज से उसकी लॉन्ग लंबाई में बढ़ गई, मोटाई में बढ़ गई, तो अस्थि वृद्धि। ये सब आते हैं वृद्धिजन के लक्षण में। हाँ श्रीमिष्ठा आप बोलो। सर हाँ, एडिपोस टिश्यू में मेद धातु का क्षय हो जाने के साथ प्लीहा वृद्धि का रिलेशन क्या है सर? ये तो मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि इसकी श्लोक में ये मेंशन है, और ये स्पेशली इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे अपन। ये जैसे ओके कि सर। अपन ने कोरिलेट इसको इसीलिए ये आता है क्योंकि सोच ही नहीं पाते अपन, और एक्चुअली में इसका इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे। छः जन्म जैसे अपन पूछते हैं ना कि भाई कोई चीज़ होती है, तो आचार्य ने बोला है, और अपन इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि भाई जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखो कामला को मैंने समझाया था, प्लिया वृद्धि यहाँ समझाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है भाई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए प्लिया वृद्धि यहाँ पे भी आई है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है पीजी में, प्लीहो वृद्धि कृसंगता, क्योंकि अपन को प्लिया वृद्धि जब भी आएगी तो रक्त के वाले ध्यान आएगी भाई, रक्त में
तो अपना आंसर जाता है मोस्टली रक्त में, इसलिए वो आंसर हो जाता है गलत। तो यहाँ पे आचार्य ने मेंशन किया और ये प्रभाव होता भी है, इफेक्ट होता भी है, लेकिन क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये आचार्य जानते हैं या फिर कोई जिन्होंने पीएचडी किया है वो समझते हैं, या फिर फिजियोलॉजी में आपके जो टीचर हैं, ठीक है, उनसे एक बार कंसल्ट करना। अब जैसे मैं फिजियोलॉजी का भी आपको क्लास ले लूँगा तो मैं इसका डाउट पहले सर के पास जाऊँगा, मैं पूछूंगा, और ये आंसर मैं अभी पूछूंगा आपको, टेंशन मतलब मैं भी आपको मैं बताऊँगा, ग्रुप में बता दूंगा, क्योंकि मैं भी डिस्कस करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया, प्लीहो वृद्धि कृतसंगत, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन इसको कोरिलेशन नहीं कर पा रहे, तो कोरिलेशन नहीं कर पा रहे की वजह से ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक ग्रुप में इसका आंसर भेजूंगा बाकायदा विद डिस्क्रिप्शन की भाई किस तरीके से क्या होता है। अब देखो अपन ने ये कर लिया था वो अस्थि का, अति अस्थि अधिदंत अस्थि वृद्धि, दांत पर दांत आना, ये हो गया था। अब देखो 6 जन लक्षण, अगर मान लो बोन है, कम हो गया जो अपनी नॉर्मल, तो अस्थि वेदना, अस्थि वेदना यानी क्या होता है, दर्द, तो हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। नख केस दंत का गिरना, अपने नाखून बाल और दांत गिरने लग जाएंगे, ठीक है। तो कहने के मतलब किसी के नाखून बाल और दांत गिर रहे हैं, आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ की एक मूवी है, उसमें उसके दांत वो कुबड़ा बन जाता है, ठीक है, उसको एक तरीके से नाक, ये नख केस दांत उसके गिरने लग जाते हैं, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मूवी में यही डिजीज था उसकी अस्थि में क्षय होने लग जाता है। नख केस, नख यानी नाखून, केस यानी बाल, और दंत यानी दांत, ये तीनों चीज गिरने लग जाती हैं और हड्डियों में दर्द होता है, किसमें, अस्थि के। वायरस वाली मूवी जो है, कौन सी, जिसमें आई वायरस जो होता है। हाँ आई वायरस, वही मूवी, ठीक है। मज्जा, अब देखो बोन मैरो, नेत्र व अंगों में गुरुता, अगर मान लो कि मज्जा बढ़ गई, मतलब जरूरत से ज़्यादा बन रही है, तो नेत्र व अंगों में गुरुता, मतलब जो अपनी आंखें हैं और जो अपने अंग, अब अंग में देखो कितने आते हैं, जितने की कोई सा भी अंग है, जैसे हाथ पैर, ठीक है, आँखें, ठीक है, कोई किसी भी तरीके से भारी लगेंगे, तो गुरुता यानी भारीपन। पर्वों में स्थूल मूल वाली असाध्य फुंसियों का होना, अब जो पर्व है मतलब जॉइंट्स हैं, ठीक है, एक तरीके से पर्वों में स्थूल मूल वाली, मतलब गहरी मूल वाली, गहरी जड़ वाली असाध्य फुंसियों का होना। अगर मज्जा बढ़ गई अपने शरीर में तो गहरी, जैसे कि एक होती है ना, किसी फुंसी की जड़ नीचे तक जाती है, आप उसको ऊपर से हटा दो ऑपरेशन करके, लेकिन दोबारा से उत्पन्न हो जाती है, तो ये असाध्य, ठीक नहीं होती जल्दी से, बहुत रेयर ठीक होती हैं। अगर ये फुंसियाँ हो गई ना, किस कहाँ पे होती हैं, पर्वों पे, जॉइंटों पे, संधियों पे, तो असाध्य फुंसियों का होना किस में होती हैं, ये मज्जा, बोन मैरो के वृद्धि जन्य के लक्षण है। ये स्पेसिफिक लक्षण है, इनको आपको याद होना चाहिए, जैसे कि इसका है असाध्य फुंसियों का होना, इसका है अस्थि वेदना, नख केस दंत का गिरना, इधर है दांत के ऊपर दांत आना, इधर है प्लीहो वृद्धि कृतसंगता, इधर है जैसे कि श्वास मतलब थोड़े परिश्रम से थकावट, ये स्पेसिफिक लक्षण आपको ये याद होने चाहिए। अब देखो भ्रम, इस पे देखो 6 जन में भ्रम यानी चक्कर आना, अगर मान लो कि 6 हो गया तो भ्रम यानी चक्कर आने लग जाएंगे। अस्थि शोषरिया, मतलब अस्थि शोषरिया मतलब क्या होता है, खोखली हो जाएंगी, जो बोन है वो अंदर से खोखली हो जाएंगी, क्योंकि अगर मज्जा छीन हो जाएगी तो जो फीलिंग वाला काम है, मतलब जो भरण का काम है वो खत्म हो जाएगा, तो अस्थियाँ खोखली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और आंखों के सामने अंधेरा होना। अब देखो यहाँ पे है नेत्र व अंगों में गुरुता, मतलब ये बात तो फैक्ट हो गई कि आंखों पे इफेक्ट करता है मज्जा, कि भाई देखो यहाँ पे अगर कम हो रही है तो अंधेरा लग रहा है, और ज़्यादा हो गया तो भारीपन आ जाएगा आंखों में। तो ये बात तो ध्यान रखें कि मज्जा है ना आंखों पे इफेक्ट जरूर डालती है, तो आंखों के सामने अंधेरा होना। अब देखो शुक्र में क्या है, वृद्धि जन में अति कामता, मतलब स्त्री संभोग में अति इच्छा, ठीक है, जितने भी जो होते हैं ना रेप केस, इस वजह से होते हैं, अति कामता, स्त्री संभोग में अति इच्छा। और शुक्र अस्मरी, ठीक है, शुक्र अस्मरी का मतलब होता है कि एक तरीके से शुक्राशय में, या फिर आपके जो जो मूत्र मार्ग है, या फिर पेनिस है, उसमें पतरी का होना, शुक्र अस्मरी मतलब पतरी बन जाती है ना, स्टोन की एक पतली सी वो बन जाती है, तो शुक्र अस्मरी। तो अति कामता, स्त्री संभोग में अति इच्छा, और शुक्र अस्मरी यानी शुक्राशय में या फिर जो मूत्र मार्ग है उसमें पतरी का होना या फिर स्टोन का होना किसी तरीके से, ये होते हैं वृद्धि जन के लक्षण। अब आते हैं 6 जन के लक्षण में, देखो शुक्र क्षरण देर से, मतलब आप शुक्र निष्कासित होता है वो बहुत देर से निकलेगा, ठीक है। रक्त का आना, अगर शुक्र का बाहर आ रहा है तो रक्त के साथ आएगा, रक्त मिश्रित आएगा। वृषणों में तोद,
मतलब दर्द होना, जो आपके टेस्टिस है ना उनमें दर्द होगा, ठीक है। लिंग में धुआं निकलने जैसा प्रतीत, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि जलन होती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको शुक्र का क्षय हो गया तो ज़रूर से ज़्यादा, तो लिंग में धुआं निकलने जैसा ही प्रतीत। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लक्षण आता है कि भाई लिंग में धुआं किस रोग में निकलता है, तो आपको बताना कि शुक्र क्षय में लिंग में धुआं निकलता है। ये होते हैं इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये होता है धातुओं के सारे अपन ने कर लिए, विकृति के लक्षण धातुओं के रस के कर लिए, वृद्धि के क्षय के, रक्त के कर लिए वृद्धि और क्षय के, मांस के कर लिए वृद्धि और क्षय के, मेद के कर लिए वृद्धि और क्षय के, अस्थि के कर लिए वृद्धि और क्षय के, मज्जा के कर लिए और शुक्र के कर लिए। अब करेंगे अपन धातु क्षय वृद्धि का कारण। भाई क्या कारण है, धातुओं का क्षय हो रहा है या वृद्धि क्यों हो रही है, क्या रीजन है। तो यह अग्नि का कार्य या काय अग्नि, देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, अग्नि का कार्य। क्वेश्चन आएगा भाई अग्नि का क्या कार्य है, तो आपको ये लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही जाएगा। काय अग्नि से आप क्या समझते हो, आप ये लिख दोगे तब भी आंसर सही जाएगा। और धातु क्षय वृद्धि का कारण आएगा तब भी यही आंसर है। तीनों में सेम आंसर, क्योंकि बुक में जो हेडिंग है ना इस नाम से, अग्नि का कार्य और काय अग्नि अष्टांग हृदय में, और जो इसका जो डीप मीनिंग निकलता है वो है कि धातु क्षय वृद्धि का कारण। तो तीनों का आंसर एक ही है। क्लियर। तो हमारी काय अग्नि या जठराग्नि का ही एक अंश धातुओं में धातु अग्नि के रूप में स्थित होता है। अपन ने एक बात जानी है कि भाई अग्नि 13 प्रकार की है, जठराग्नि, भूताग्नि और धातु अग्नि, ठीक है। तो जठरा अग्नि को अपन ने क्या बोला, प्रधान। तो वही अग्नि अन्य अग्नियों को क्या देती है, बल देती है कि भाई उन्हीं अग्नि के सहारे से वो अग्नियाँ प्रज्वलित होती हैं। तो ये देखो हमारी काय अग्नि या जठराग्नि, मतलब जठराग्नि को ही काय अग्नि बोला गया है। ये बात ध्यान रखना कि हमारी काय अग्नि या जठराग्नि का एक ही अंश धातुओं में धातु अग्नि के रूप में स्थित होता है। तो मतलब इसी का मतलब यही तो बल देती है, उसी को यही तो प्रज्वलित करती है काय अग्नि या जठराग्नि धातु अग्नि को। तो एक ही अंश धातु में धातु अग्नि के रूप में स्थित होता है। अब आगे देखो, धातु अग्नि जब मंद होती है तो धातुओं की वृद्धि होती है। देखो आपको थोड़ा उठपटा लगेगा, उल्टा लगेगा, लेकिन समझना इस चीज़ को। धातु अग्नि जब मंद होती है धातुओं की वृद्धि होती है। जितनी कम धातु अग्नि होगी धातु उतनी ही ज़्यादा में बनेगी, उतनी ही ज़्यादा बनेंगी। धातु अग्नि के अतिवृद्ध होने पर धातुओं का क्षय होता है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। अपन ने जब ऋतुचर्या चैप्टर किया था, ठीक है, तो अपन ने एक बात पढ़ी थी कि भाई शीतकाल में, मतलब जो हेमंत और शिशिर है उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। तो अपन को धातुओं को पचने से या खपने से बचाने के लिए अपन अति मात्रा में गुरु स्निग्ध भोजन करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से यहाँ समझो आप कि भाई जब धातुओं की वृद्धि होती है कब होती है, जब मंद होती है। एक्चुअली में अग्नि जब तीव्र हो जाएगी तो धातुओं का पाचन करने लग जाएगी, ठीक है। धातुओं का पाचन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक धातु नष्ट होने लग जाएंगी। इसलिए धातु अग्नि जितनी मंद होगी ना उतनी ही मात्रा में अपने बॉडी में धातु संचित होते रहेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट लगा हुआ यहाँ पे कि अग्नि जितनी मात्रा में तेज होगी, मतलब हाई मतलब फुल है अग्नि, तो मतलब उसको कुछ पचाने के लिए नहीं मिलेगा, तो अपने शरीर के जो धातु है ना उन्हीं को पचा जाएगी वो। उसको तो भोजन चाहिए तुरंत, क्योंकि अग्नि तीव्र होती है तो उसको तो भोजन चाहिए, उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उसको कुछ नहीं मिला तो धातुओं को पचा जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि धातु अग्नि जब मंद होती है ना धातुओं की वृद्धि होती है, और जितनी कम धातु अग्नि होगी उतनी ही ज़्यादा क्या बनेगी, धातु उतनी ज़्यादा ही बनेगी। और धातु अग्नि के अतिवृद्ध होने पर धातुओं का क्षय होता है। सिंपल सी बात है, धातु अग्नि अगर तीव्र हो गई, भयंकर रूप धारण कर ले, तो अपनी बॉडी को मतलब पचा जाएगी पूरी, अपने रस रक्त मांस में दस्ती सबको खपा जाएगी। पूर्व धातु के अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनती है, और पहली धातु के क्षीण होने पर उत्तरोत्तर सभी धातुएं भी क्षीण होती हैं। अपन ने बढ़ा ना कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ठीक है, और शुक्र के बाद में ओज बनता है। तो ये बोलता है कि पूर्व धातु के अधिक बनने पर, अगर मान लो रस अच्छा बन रहा है, आपने भोजन अच्छा किया है, ठीक है, आपका प्रॉपर रस बन रहा है, तो रस अच्छा बना तो रक्त भी अच्छा बनेगा, रक्त से मांस भी बनेगा, मांस से मेद भी बनेगा, मेद से अस्थि भी बनेगा। तो ये बोल रहा है कि पूर्व धातु के अधिक बनने पर अगली धातु में अधिक बनती है। अब मान लो कि पहली धातु के क्षीण होने पर आप भोजन ही नहीं कर रहे, रस ही नहीं बन रहा, ठीक है, रस ही नहीं बन रहा तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा तो मेद नहीं बनेगा। तो पहली धातु के क्षीण होने पर उत्तरोत्तर सभी धातुएं भी क्षीण होती हैं। ये हो गया भाई धातु क्षय वृद्धि का कारण।
क्वेश्चन आएगा काय अग्नि से आप क्या समझते हैं, तो आपको एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो आपने बताया कि अगर धातु अग्नि जो है उसकी अगर वृद्धि हो जाती है तो धातु का क्षय होता है, पर सर हमने क्रिया शरीर में ये भी पढ़ा है कि धातु निर्माण में जो है धातु अग्नि की सहायता से ही जो है नेक्स्ट धातु बनती है। या मैंने आपको एक तो बात सर ये वाला फिर मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया था कि भाई थर्ड चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट याद करो कि भाई नॉर्मल अवस्था में धातुएं ठीक बनाने के लिए धातु अग्नि चाहिए, लेकिन मान लो कि अब आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा धातुएं बनाने के लिए, ठीक है, और धातु अग्नि हो गई हाई, क्या करेगी? अग्नि का काम क्या होता है मुझे एक बताओ? पचाने का काम होता है कि कोई भी आपका प्रोडक्ट आता है उसको पचा के नए रूप में परिवर्तित करना। अब उसको मान लो कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, ठीक है, अग्नि है हाई और प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो जो प्रोडक्ट है उसके सामने अपनी बॉडी है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा, उसको पचा जाएगी। मैंने इसीलिए ऋतुचर्या वाला एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। तो ऋतुचर्या में अपन शीत और हेमंत और शिशिर में जो करते हैं ना कॉन्सेप्ट कि भाई अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र होती है तो धातुओं को बचाने के लिए अपन को स्निग्ध आहार सेवन करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो कॉन्सेप्ट को समझो, बात सही है कि भाई धातुओं को बनाने के लिए धातु अग्नि चाहिए, लेकिन प्रॉपर मात्रा से अधिक। सुमित अपना माइक ऑफ करो। अगर मान लो प्रॉपर मात्रा से अधिक हो गई ना अग्नि धातु अग्नि बनाने, एक तो होता है कि जैसे अब कोई भी रिएक्शन करते हैं अपन, ठीक है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कोई भी रिएक्शन एक समान ताप पे होती है, अगर ताप को बढ़ा दो ना उसको ख़त्म कर देती है उस केमिकल को, उस रिएक्शन को। तो यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पे कि अगर मात्रा से अधिक होगी धातु अग्नि, जब मंद होती है तो धातुओं की वृद्धि होती है। कहने का मतलब कि प्रॉपर अवस्था में है तो भाई धातु बनते जाएंगे, लेकिन वही अग्नि जब मान लो कि भस्मक रूप धारण कर लिया, ध्वंसक रूप धारण कर लिया, एक तरीके से नष्ट करने वाला रूप धारण कर लिया, तो धातुओं को पचा जाएगी। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू, वेलकम। अब देखो धातुओं की विकृत अवस्था में चिकित्सा मैनेजमेंट क्या है इसका, अगर मान लो कि बढ़ गया तो क्या करेंगे, घट गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे बस सिद्धांत है। चिकित्सा में क्या देना कुछ नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ओनली सिद्धांत बता रहे हैं आपको। तो रस का अगर मान लो वृद्धि में क्या हो गई, पहले वृद्धि की देख लेते हैं फिर क्षय की देख लेंगे एक साथ। तो रस की वृद्धि में देखो क्या करेंगे, लंघन करेंगे। लंघन का मतलब है उसको खाना पीना मत दो। अब रस से क्या हो, रस कब बनता है, अपन अच्छा आहार विहार खाते हैं, भोजन करते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर अग्नि है, प्रॉपर अग्नि भोजन को पचा भी रही है तो रस ज़्यादा बन रहा है। तो अब लंघन करवा दो, कहने का मतलब है उसको कुछ मत दो, उपवास करवा दो, व्यायाम करवा दो, ठीक है, युद्ध करवा दो किसी से, बोलते हैं ना मल्ल युद्ध, पहलवानों से लड़वा दो, ठीक है, तो उसके एनर्जी आएगी, तो मतलब जो भी उसका जो पच जाएगा पूरी तरीके से। तो लंघन, तो उसको भोजन मत दो, तो रसी नहीं बनेगा, रसी नहीं बनेगा तो वृद्धि थी ना वो खत्म हो जाएगी, डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो वृद्धि में क्या हो गई, लंघन। अब छः में क्या करेंगे, ग्रहण, मतलब संतर्पण, कि भाई रसी बन ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा प्रोडक्ट, तो आप उसको क्या करेंगे, ऐसा ऐसा भोजन खिलाएंगे जिससे उसका रस ज़्यादा बने, गुरु वाला, स्निग्ध वाला, ठीक है, घी तेल दूध मधुर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन उसको देंगे। तो व्रण में मतलब उसका संतर्पण करेंगे, उसको तृप्त करेंगे, अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगे, फलों का रस पिलाएंगे। तो 6 में चिकित्सा। अब ऐसी चीज़ खिलाने से क्या होगा, उसके जो कमी थी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रस बनने लग जाएगा, तो व्रण हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं संतर्पण। अब आता है कि भाई रक्त की वृद्धि में क्या चिकित्सा करेंगे, रक्तस्राव और विरेचन। अगर मान लो कि ज़रूरत से ज़्यादा रक्त बन गया तो अपन जलोका से रक्त चूसवाते हैं ना, आपने पंचकर्मा में पढ़ोगे, रक्त मोक्षण। तो जलोकाएँ होती हैं जो खून चूसती हैं, अपने शरीर पर खून उनको लगा देते हैं एक एक जगह और वो खून चूस लेते हैं, जितना खून चूसवाना है आपको, ठीक है। तो रक्त स्राव या फिर इंजेक्शन की सहायता से भाई डोनेट कर दो खून, या फिर डोनेट कर दो रक्त स्राव, एक तरीके से रक्त को कम कर दो, ज़्यादा बन रहा है तो कम डोनेट करते रहो टाइम से। विरेचन, अब विरेचन क्यों आया है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे विरेचन क्यों आया है यहाँ पे, कि भाई रक्त में विरेचन का क्या काम, कौन बताएगा, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास ये। वो पित्त का स्थान रहता है, पित्त बढ़ जाता है, या क्योंकि ये आश्रय और आश्रयी भाव से दोनों का एक स्थान है, ठीक है, कि भाई पित्त है जो किस में रहता है, रक्त में रहता है। तो पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, विरेचन। तो विरेचन कराएंगे तो रक्त भी ऑटोमेटिक डाउन होगा। तो ये सिंपल सी बात है, वृद्धि में क्या होगी, रक्तस्राव और विरेचन। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखोगे तो आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि कमी है
रक्त की कमी है तो सिंपल सी बात है अच्छा भोजन खिलाओ, उससे अच्छा रस बनेगा, अच्छे रस से फिर रक्त बनेगा। अपन ने यही तो पढ़ा है यहाँ पे कि पूर्व धातु के अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनती है। तो व्रण करो, मतलब अगर अच्छा भोजन करेगा, अच्छा खाएगा पिएगा तो रस भी अच्छा बनेगा, और रस अच्छा बनेगा तो रक्त भी बनेगा, तो व्रण। अब देखो मांस, अब मांस मान लो ज़्यादा है तो क्या चिकित्सा करेंगे? सर्जरी करो। जो गांठ थी, अर्बुद बनी थी, ट्यूमर बनी थी, गलगंड बना, तो वो सारी चीज़ें सर्जरी से निकाल दो। क्षार या अग्निकर्म, क्षार क्या होता है? तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन या तीक्ष्ण पदार्थों का, जैसे बोलते हैं ना कि क्षारकर्म करते हो ना आप, जैसे कि आपने ग्रंथि बन गई आपके जो एनएस मार्ग में जो पाइल्स पिस्टुला होता है तो वहाँ पे क्षारकर्म होता है, एक धागा बांध देते हैं, उससे वो कट लग जाती है। वो जो ग्रंथि बनी थी ना, जो मतलब एक एक्स्ट्रा जो ओरिजिन हुआ था, कोई भी मांस संकुर या कुछ भी मांस की एक ग्रंथि से बनी थी आपके एनएस मार्ग में, वो कट जाती है, वहाँ से हट जाती है। तो क्षार मार्ग क्या करता है? जला देता है वहाँ से। और अग्निकर्म भी यही करता है, जो मांस बढ़ा हुआ था वो, ठीक है, उसको हटाने का काम करता है, जला जला के उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो ये मांस में सर्जरी, क्षारकर्म और अग्निकर्म, ये तीनों इसमें यूज होते हैं। ये तीनों चीज़ सर्जरी आपके जो फाइनल ईयर है उसमें आएंगी, इस मतलब प्रेजेंट टाइम में मेरे ये चल रहा है ये सब्जेक्ट, और आज मेरा प्रैक्टिकल भी था इसका, ठीक है। अब देखो वही है, अगर 6 में तो वही व्रण करेंगे, अच्छा खिलाओगे तो रस भी अच्छा बनेगा, रक्त भी अच्छा बनेगा और मांस भी अच्छा बनेगा, तो संतर्पण। अब मेद में क्या करना है? लंघन, अपतर्पण। लंघन को क्या बोलते हैं? अपतर्पण। और व्रण को क्या बोलते हैं? संतर्पण। अगर मान लो कि मेद ज़्यादा बन गया, अब मेद में क्या होता था? वही थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाता था व्यक्ति, उसको श्वास वाली बीमारी हो जाती थी, तो उसको क्या कराओ भाई? उसके मेद मतलब उसके जो पेट है, स्तन है और जो स्पीक है, मतलब जो हिप रीजन है, वो लटक जाते थे, तो उसको क्या कर रहे हैं? लंघन करवाओ, अपतर्पण करवाओ। कहने का मतलब उसको हल्का भोजन दो, बिल्कुल हल्का, लघु भोजन दो, बिल्कुल देना है तो, नहीं तो मत दो, ठीक है। रुक्षता वाला भोजन दो। रुक्षता वाला भोजन होता है कि ताकि वो मांस को और जो मेद को कम करे, ठीक है, सुखाए, क्योंकि बढ़ा हुआ है ना बहुत ज़्यादा मेद बढ़ा हुआ। वृद्धि में चिकित्सा करें तो लंघन, या तो उसको खाना ही मत दो, खाना देना है तो लघु खाना दो, रुक्षता वाला खाना दो, तो होता है लंघन। लंघन अभी पढ़ेंगे पर 14 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपतर्पण। अब जब वही है व्रण, अगर मान लो अच्छा खाना देंगे रस भी बनेगा, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। अब देखो अस्थि, पंचक्रम और वस्ति, मतलब अस्थि की जो व्याधियाँ होती हैं ना उसमें पंचकर्म यूज किया है। तो पंचकर्म क्यों यूज किया और वस्ति क्यों यूज किया, कौन बताएगा मुझे? कि आश्रय, चलो मैं ही बोल देता हूँ, आश्रय और आश्रय भाव से दोनों, जो अस्थि और वात का आश्रय आश्रय भाव है, आप जानते हो, ये तो अच्छी बात है ना, जानते होंगे कि आश्रय और आश्रय भाव से अस्थि और क्या बोलते हैं इसको? वात, दोनों साथ रहते हैं। वात की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वस्ति। इसलिए पंचक्रम कराओ और लास्ट में उसको वस्ति लगाओ, तो ये हो जाएगी अस्थि की जितनी, बोलते हैं ना कि अस्थि में वृद्धि में क्या होता था? अधि अस्थि, ठीक है, दांत के ऊपर दांत आना, बोन के ऊपर बोन आना, ओवरलैपिंग हो रही थी, तो ये थोड़ा फायदा मिलेगा इससे। अब देखो कमी हो गई, 6 में चिकित्सा क्या करनी है? निरंतर घृत दूध का प्रयोग एवं तिक्त द्रवों से सिद्ध बस्ती। यहाँ पे देखो निरंतर घृत दूध का प्रयोग, आपको डेली दूध और घी पीना है, ठीक है, एवं तिक्त द्रवों से सिद्ध बस्ती। अब यहाँ पे समझो तिक्त द्रव क्या होते हैं? यानी तिक्त रस वाले कौन कौन से हैं? नीम, चंदन, पटोल, ये सब। तो तिक्त द्रवों से सिद्ध बस्ती, मतलब ऐसे द्रवों की बस्ती देनी है, ऐसे द्रवों का क्वाथ की, ऐसे द्रवों के तेलों की सिद्ध बस्ती, मतलब तिक्त द्रवों, जैसे नीम के तेल, ठीक है, या फिर नीम का क्वाथ, ठीक है, चंदन का क्वाथ या चंदन के तेल, या जो जो तिक्त रस वाले हैं उनसे सिद्ध बस्ती, मतलब उनकी बस्ती लगानी है। अब बस्ती क्या होती है? मतलब एक तरीके से आप अभी इतना समझो इसको, एनिमा चैप्टर नंबर 18 में डिटेल में स्टडी करेंगे। 18 नहीं 19 है, 15, 16, 17, 18, 19 है, हाँ, चैप्टर नंबर 19 में आपको इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पूरा बस्ती वाला चैप्टर है, उसका पूर्व क्रम, प्रदान क्रम, पश्चात क्रम, संसर्जन क्रम, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो तिक्त द्रवों से सिद्ध बस्ती उसको देनी है। अब देखो मज्जा, मज्जा में क्या करवाना है? लंघन। सर, हाँ बोलो। हेलो सर एक क्वेश्चन है सर, तिक्त द्रव्य से वस्ती जो लगाना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, मैंने ऑयल को संस्कार कर दिया तिक्त द्रव्य से, लेकिन तिक्त द्रव्य तो वात को एग्रीवेट करेगा, मतलब इंक्रीज कर देगा, और वात को अगर इंक्रीज करेगा फिर वो अस्थि धातु को जाके फिर वो इफेक्ट नहीं करेगा, उसको ब्रिटलनेस, मतलब उसका जो क्या बोलूं मैं उसको, मतलब बहुत ब्रिटल
कर देगा उसको। ना 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 ना, समझो इसको। देखो कटु मोस्टली बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे तिक्त इसलिए आया है क्योंकि उष्णता की वजह से भी आएगा। ये तिक्त द्रवों से सिद्ध बस्ती, जो तेल है ना, तेल को तिक्त द्रवों से। अब इसका रीजन मैं आपको क्या बताऊं कि भाई तिक्त द्रवों से, जैसे आपने बताया भाई कटु तिक्त कषाय तो वात को बढ़ाते हैं, तो ये क्षय की चिकित्सा है। आप ये भी तो देखो, ये वृद्धि की चिकित्सा थी, ये क्षय की चिकित्सा। अपन को वात को बढ़ाना है। ऊपर भी देख लो हेडिंग क्या है, क्षय में ओके चिकित्सा। सर, ओके। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ सर। वात तो बढ़ेगा ना सर, उसमें करने से वात अगर इंक्रीज होगा, फिर वात अगर इंक्रीज होगा तो अस्थि धातु तो कम मतलब डिक्रीज होगा सर। ये बात तो फैक्ट है आपकी, ठीक है, कि भाई क्षय में चिकित्सा कर रहे हैं अपन, तो क्षय में क्या कर रहे हैं अपन को, अस्थि को बढ़ानी है। अब आश्रय आश्रय भाव से अपन क्या करते हैं कि एक, जैसे कि वात को बढ़ाएंगे तो अस्थि भी बढ़ेगा, अपन यही तो पढ़ते हैं। मतलब मेरा हाँ सर, ये भी किताब में यही लिखा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि जो तेल से संस्कार किया हुआ तेल है, अगर मधु द्रव्य से उसको बस्ती लगाया गया, अगर लगाता है पेशेंट में, तो उसको तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा इंस्टेड ऑफ बिटर वाला ड्रग से संस्कार किया हुआ तेल से, है कि नहीं सर? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं, क्योंकि अपन इसमें अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बकायदा श्लोक में लिखा है, मेंशन किया है इस चीज को। यस सर, मेंशन किया कि तिक्त द्रवों से। अब श्लोक में जो मेंशन है ना, वो परम सत्य है। आपने लिए क्या है, आप्तोपदेश। आप्तोपदेश आप्तोपदेश का मतलब समझते हो कि वो हमेशा सत्य है। अब आपकी वो काबिलियत है कि आप उसको सिद्ध करो कैसे सत्य है। तो मेरी नज़र में तो मैं ऐसे बोलूँगा इस चीज़ को कि भाई अपन ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहे हैं अपन अस्थि की क्षय में चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है भाई। अस्थियों में क्षय हो गया, तो आश्रय और आश्रय भाव से अपन ने क्या बोल रहे हैं कि इसको वात को बढ़ाना है। वात बढ़ेगा तो अस्थि भी बढ़ेगा। अपन ये सिद्धांत करके चल रहे हैं। तो निरंतर घित्र दूध का प्रयोग व तिक्त द्रवों से सिद्ध बस्ती। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट अभी गलत है, क्योंकि जो वात और अस्थि का जो आश्रय आश्रय भाव है ना, अपोजिट है। आपको पता ऑपोजिट है। मैं बता रहा हूँ ना, वात और जो अस्थि का जो है ना आश्रय आश्रय भाव अपोजिट है। अगर आश्रय को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा, और उसको बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, उल्टा होता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे तिक्त द्रवों से सिद्ध बोला है। ओनली तिक्त द्रव नहीं है ये, ओनली तिक्त द्रव की नहीं लगानी। ये क्या है कि थोड़ा फास्ट एक्शन के लिए, एक्टिवनेस के लिए, क्योंकि आप समझो इस चीज को कि तिक्त द्रव से सिद्ध बोला है। इस चीज से समझो कि तिक्त द्रव नहीं बोला कि उससे उसका आपको संस्कार करना है। जैसे तेल है, तेल की बस्ती लगाना, अब तेल तो आपको पता ही है काम करता है, आपको प्रॉफिट काम करेगा, लेकिन उसके सिद्ध। तो तिक्त द्रव एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल एक्शन, स्पेशल गुण, जिसकी वजह से वो जल्दी काम करे, जल्दी एक्टिवनेस लाए, कुछ इस वजह से। ओके सर, इस वजह से अब जैसे मैं तिक्त को इसलिए भी मान सकते हैं कि भाई ये उष्ण था। तिक्त क्या लेके आता है, आपको पता है कि भाई जो वात का गुण क्या है, शीत। तिक्त तो शोधन करता है। तिक्त में महाभूत रहता है आकाश और वायु, और वो तो शोधन काम करता है ना सर। हाँ समझो, है कि नहीं? कैसे भी समझो इस चीज को, कई कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आयुर्वेदम। कोई बात नहीं, अभी तो अपन डिस्कस कर ले पहले, है ना, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। थैंक यू सर। हाँ हाँ, यस सर, यस सर, तिक्त द्रवों से सिद्ध बस्ती। अपन पहले ये देख लेते हैं मज्जा। मज्जा में क्या होता है, लंघन। वही है, अगर मज्जा है तो लंघन करो, मतलब उसको खाना पीना मत दो, एक देना है तो रुक्षता वाला भोजन दो। और वही है, देखो यहाँ पे मधुर, तिक्त अन्न, शोधन, मैथुन, मद्य और निद्रा। मज्जा में देखो क्षय में चिकित्सा करनी है, उसको मधुर रस खिलाओ, तिक्त वाला रस खिलाओ, शोधन करो उसको मैथुन के लिए बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब मैथुन के लिए बोला है, ठीक है। मद्य और निद्रा, मद्य यानी शराब और निद्रा। अब ये चीज़ें हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई श्लोक का हिंदी अर्थ में अपन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो श्लोक है। अब इन दो चीज़ें हैं, इनको मैं अभी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अपन कंटिन्यूअस में। जैसे तुम दोबारा ज्वाइन हो ना अभी, तो दोबारा ज्वाइन हो, इन दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ ना।